श्रद्धा के कातिल आफताब का सबसे नया कबूलनामा क्या दिल्ली पुलिस को अब तक का सबसे पक्का सबूत मिल गया? क्या श्रद्धा के खून से सने आफताब के कपड़े मिल गए? दिल्ली के गहरे तालाब से पुलिस को क्या क्या मिला? मेहरौली के जंगल और कत्ल वाले फ्लैट से आज क्या मिला? क्या महाराष्ट्र में हत्यारे आफताब के परिवार का सुराग मिल गया? महाराष्ट्र के वसई के कसाई आफताब पूनावाला एक शातिर कातिल की तरह खुद पुलिस को चाहे जितना घुमाए, उसकी क्रूरता का कानूनी हिसाब लगातार जारी है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस श्रद्धा के कातिल आफताब के गुनाहों के एक एक सबूत को इकट्ठा करने में जुटी है। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको महाराष्ट्र के वसई के उस गांव में लेकर चलते हैं जहां श्रद्धा के चाचा चाची रहते हैं। आज आपको पहली बार टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर श्रद्धा के परिवार की जुबानी आफताब की बर्बरता की कहानी सुनाएंगे। श्रद्धा वालकर को न्याय दिलाने की मुहिम लगातार टाइम्स नाउ नव भारत जारी है और इस वक्त जब दिल्ली पुलिस वसई में आकर, महाराष्ट्र में आकर अपनी जांच कर रही है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक एक पहलुओं को हम खुद अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करें और उसको सच को वो सामने लाएं ताकि श्रद्धा को न्याय मिल सके। और आज इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं श्रद्धा वालकर के चाचा के गांव जो कि कोचीवाड़ी इलाके में है और यहाँ पर जो श्रद्धा के चाचा और उनके परिवार जो हैं वो रहते हैं और हम उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आफताब और श्रद्धा को लेकर और बातें बाहर निकाल कर लाने की कोशिश। यहाँ हमारी मुलाकात श्रद्धा की चाची से हुई तो उन्होंने आफताब के घर वालों की ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। श्रद्धा का पिताजी और माँ गई थी उनके आफताब के घर। मेरी फ्रेंड कल बोली, मेरे को ये मालूम नहीं था और टीवी मैंने 2 दिन से देखा नहीं, ये देख देख के बहुत ये हो गया। तो वो क्या बोला मालूम है, उसका चाचा आफताब का आज आया है घर में, इधर दूसरी बार इधर आने का नहीं, तुम जा, उसको हकल दिया माँ बाप के। इसके लिए उसकी माँ भी थोड़ी सर्किट हो गई थी, ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। तो श्रद्धा की चाची के मुताबिक बेटी की पसंद की खातिर माँ बाप आफताब के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए तो उसके घर वालों ने उन्हें बेइज्जत कर भगा दिया। श्रद्धा की चाची ने और क्या बताया आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिल्ली में जारी तफ्तीश का लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। ये मैदानगढ़ी इलाके का वो तालाब है जो मेहरौली के जंगल से सटा है, जहां आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के शरीर के उन टुकड़ों की तलाश की जा रही है जिन्हें उसी के बेरहम लिव इन पार्टनर ने मारकर और काटकर जहां तहां खपाने और मिटाने की कोशिश की। श्रद्धा वालकर को न्याय दिलाने की मुहिम लगातार टाइम्स नाउ नव भारत जारी है और इस वक्त जब दिल्ली पुलिस वसई में आकर, महाराष्ट्र में आकर अपनी जांच कर रही है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक एक पहलुओं को हम खुद अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करें और उसको सच को वो सामने लाएं ताकि श्रद्धा को न्याय मिल सके। और आज इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं श्रद्धा वालकर के चाचा के गांव जो कि कोचीवाड़ी इलाके में है और यहाँ पर जो श्रद्धा के चाचा और उनके परिवार जो हैं वो रहते हैं और हम उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आफताब और श्रद्धा को लेकर और बातें बाहर निकाल कर लाने की कोशिश करेंगे। पुलिस को इस बात की पुख्ता सूचना मिली कि इस तालाब में आफताब ने श्रद्धा का कटा सिर भी फेंका था, लेकिन सवाल ये कि इतने गहरे और बड़े तालाब में वो कटा सिर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। इतना बड़ा ये तालाब है, क्या ये संभव है कि इसको खाली कराया जा सकता है, इसको निकाला जा सकता है पानी इसमें से अगर जो गवर्नमेंट चाहती है तो कम से कम 1.5-2 महीना इसमें लग जाएगा। और ये 10 से 15 फुट गहरा है और ये 2-2.5 एकड़ में फैला हुआ है तालाब। और इसमें तो एक ही समाधान है कि इसमें गोताखोरों के थ्रू ये पानी, वो जो बॉडी है, शरीर का जो अंग है, वो ही निकाला जाए। तालाब खाली नहीं हो सकता। जाहिर है पुलिस के लिए टास्क बहुत बड़ा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस को तलाशी के दौरान 3 हड्डियां और एक जबड़ेनुमा चीज मिली है
आशंका है कि ये श्रद्धा की ही खोपड़ी का निचला हिस्सा हो सकता है। आरोपी आफ्ताब के ही बताए ठिकानों पर दिल्ली पुलिस लगातार दबिश दे रही है, सुराग और सबूत तलाश रही है। इसे दुनिया जान चुकी है कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा की जान लेने के बाद आरी से लाश के टुकड़े किए, नया फ्रिज खरीदा, उसमें शव के टुकड़ों को स्टोर किया और फिर किस्तों में रोज रात के वक्त उन टुकड़ों को महरौली के जंगल से अलग अलग ठिकानों पर फेंक दिया। आफ्ताब की ही निशानदेही पर उसके घर से पुलिस को हथियार जैसी चीजें भी मिली हैं। ऐसे में इस बात की भी तस्दीक की जा रही है कि क्या इस हथियार का भी श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने में इस्तेमाल हुआ। आफ्ताब को मालूम था कि शव काटने पर खून के फव्वारे निकलेंगे, ऐसे में उसने केमिकल के जरिए खून के धब्बों को धो डाला। लेकिन फॉरेंसिक टीम का दावा है कि लाश काटते वक्त आफ्ताब ने जो कपड़े पहने होंगे उस पर सबूत अब तक जरूर जिंदा होंगे। अब पुलिस के लिए खून से सने आफ्ताब के कपड़ों की तलाश भी बड़ी चुनौती है। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री मामले में दिल्ली पुलिस जो है लगातार साक्ष्य को जुटाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है और इस वक्त हम महरौली के जंगल में मौजूद हैं, जहां आपको दिखाना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो जंगलों के बीच में खाक छान रही है, जहां से श्रद्धा के शव के टुकड़े जिसके दावे खुद उस दरिंदे आफ्ताब ने किया था उसको लेकर के दिल्ली पुलिस किस तरीके से तहकीकात कर रही है। दिन रात लगी हुई है। रविवार को सुबह 6 बजे से दिल्ली पुलिस की टीम जंगल के चप्पे चप्पे में जो तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जंगल के बारे में आफ्ताब ने दावा किया था कि इसी जंगल में उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस साक्ष्य जुटाने को लेकर के यहाँ मौके पर मौजूद है और दिल्ली पुलिस लगातार यह तहकीकात कर रही है जहां पर इस जगह से उसे कुछ साक्ष्य मिल सके और वो साक्ष्य जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत कर सके। यानी कि जिस तरीके से महरौली थाने में मामला दर्ज हुआ है और उसके बाद से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और महरौली के जंगलों में आफ्ताब के फ्लैट्स पे और उसके अलावा तमाम उन जगहों पे छानबीन करने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए श्रद्धा के शव के टुकड़े या फिर श्रद्धा की किस तरीके से हत्या की गई, किस हथियार से हत्या की गई, उसको लेकर के साक्ष्य जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। आफ्ताब के कबूलनामे के बाद से ही दिल्ली पुलिस महरौली के जंगल के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटी है। इस वक्त हम महरौली के मौजूद हैं, जहां आपको दिखाना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो जंगलों के बीच में खाक छान रही है, जहां से श्रद्धा के शव के टुकड़े जिसके दावे खुद उस दरिंदे आफ्ताब ने किया था उसको लेकर के दिल्ली पुलिस किस तरीके से तहकीकात कर रही है। दिन रात लगी हुई है। रविवार को सुबह 6 बजे से दिल्ली पुलिस की टीम जंगल के चप्पे चप्पे में जो तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जंगल के बारे में आफ्ताब ने दावा किया था कि इसी जंगल में उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस साक्ष्य जुटाने को लेकर के यहाँ मौके पर मौजूद है। आफ्ताब कैसे हर रात श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाता था, उसकी तस्दीक करता सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। जंगल ही नहीं, छतरपुर के उस खूनी फ्लैट में दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर दस्तक दी, जहां आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया। रविवार की सुबह सुबह करीब 3 घंटे तक फ्लैट में पुलिस मौजूद रही। साथ में 2 पॉलिथीन में कुछ सामान थे। छतरपुर के उस घर में जहां श्रद्धा और आफ्ताब एक साथ रहते थे, जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की, उस जगह पर दिल्ली पुलिस अपने साथ आफ्ताब को लेकर के आई है उसके उस घर पे, जहां दिल्ली पुलिस पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए यहाँ पहुंची है। दिल्ली पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र में भी मौजूद है, जो आफ्ताब के गुनाहों के गवाहों से लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की एक जो टीम है वो पालघर पहुंची हुई है, वसई पहुंची है और यहीं पर आपको बता दें कि लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल रात तक 9 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा चुके थे। आज सवेरे की बात करें तो 4 लोग आ चुके हैं और यहाँ पर अब्दुल्ला जो है, जो कि नेबर थे, पड़ोसी थे आफ्ताब के, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा चुका है। आफ्ताब और श्रद्धा जहाँ पर किराए पर रहते थे उन मकान मालिकों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा चुका है। आफ्ताब के बिल्डिंग में जहाँ उसका परिवार रहता था वहाँ के जो ट्रेजरर हैं, खजिनदार हैं, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा चुका है, जहां पर सभी का साफ कहना है कि करीबन 2 महीने पहले से घर को खाली करने की कोशिश आफ्ताब के परिवार द्वारा की जा रही थी और फोन उनका लगातार बंद आ रहा है, जो उन्होंने और उनके मेंबर्स को दे रखा है। मुंबई के करीब वसई में दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व मैनेजर करण का बयान भी रिकॉर्ड किया है। इस दौरान करण ने पुलिस को क्या बताया, आप खुद सुनिए। जो मैंने जो व्हाट्सएप चैट्स थे वही चीजें मैंने पुलिस के साथ शेयर की और कुछ शेयर नहीं किया। मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम में वो श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा तो?
तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। हैरानी की बात ये कि इस बर्बर हत्याकांड के खुलासे के बाद से ही आफताब का परिवार भी लापता है। श्रद्धा का हत्यारा और उसका बॉयफ्रेंड आफताब और उनके पिता के नाम का ये अमीन जे पूनावाला बोर्ड, जहां पर वसई के इलाके में इस सोसाइटी में 20 सालों तक रहते थे। लेकिन जब श्रद्धा के गुमशुदगी का मामला पुलिस तक पहुंचा और जैसे ही आफताब का स्टेटमेंट दर्ज हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही इस फ्लैट को किराए पर देकर मीरा रोड के किसी इलाके में अमीन जे पूनावाला शिफ्ट हो गए। जब दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड के तार को जोड़ने के लिए मुंबई तक पहुंची तो वो अब तक 9 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो कर ली, लेकिन उन्होंने जब अमीन जे पूनावाला से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फोन बंद आया और अभी तक वो पुलिस के सामने नहीं आए हैं। अब सवालों के घेरे में आफताब के घर वाले भी हैं, क्योंकि अगर उनका दामन साफ है तो वे सामने आने से कतरा क्यों रहे हैं, फोन बंद क्यों कर लिया है। सवाल ये है कि क्या अमीन जे पूनावाला को आफताब के इस कारस्तानी की जानकारी पता लग चुकी थी? क्या वो इस घर को बदलकर आफताब के इस हत्या के राज को छुपाने की कोशिश कर रहे थे? हालांकि अमीन जे पूनावाला अपने इलाके में काफी जाने माने चेहरे हैं, लेकिन अचानक से 20 साल पुराने इस रिहाइश को छोड़कर किसी अननोन लोकेशन पर चले जाना और फिर फोन ना उठाकर अपने बेटे के लिए कहीं पर भी सामने न आना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तमाम स्टेटमेंट मुंबई में आकर, वसई में आकर दर्ज तो किए हैं, लेकिन उससे बहुत कुछ ज्यादा पुख्ता सबूत हासिल नहीं हो पाए हैं। आफताब का परिवार लापता है, लेकिन हमने श्रद्धा के परिवार को ढूंढ निकाला। इस दौरान श्रद्धा के रिश्ते की चाची ने आफताब के बारे में जो बताया उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि श्रद्धा से उसने प्यार का नाटक किया, क्योंकि इस शातिर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और बड़ी बात ये कि श्रद्धा के माँ बाप भी आफताब से उसके रिश्ते के खिलाफ थे। उसका बाप भी बोलता था कि उसके साथ शादी मत कर। अच्छा। उसका कुछ हमको मालूम ही नहीं, वो कभी गई, माँ का 1 साल हो गया, कभी गई कभी आई, फिर वो आफताब कभी आया, उसको कभी लेके गए ये भी नहीं मालूम। और अभी गणपति में गया था तो वो बोला कि तू जा इधर से, इधर मत आ। तो गणपति में गए तो हम लोग कैसे बोलेगा कि श्रद्धा किधर है करके, क्योंकि यही बाबा भी उसका चिढ़ गया था, वो उसके साथ प्यार किया था तो अच्छा नहीं था लड़का, वो उसकी माँ भी बोल रही थी। तफ्तीश के सिलसिले में दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के तोश भी पहुंची। पुलिस टीम ने उस गेस्ट हाउस व्हाइट लोटस के मालिक और मैनेजर से बात की, जहां अप्रैल में श्रद्धा और आफताब हिमाचल ट्रिप के दौरान रुके थे। इस दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों कुल्लू के बाद मनाली भी गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चल चुका है कि आफताब दगाबाज था, अय्याश था। श्रद्धा ने उसकी अय्याशी पर ऐतराज जताया, दूसरी लड़कियों से रिलेशन पर सवाल उठाए तो आफताब ने पहले तो उसे बुरी तरह मारा पीटा और फिर उसकी बर्बर हत्या कर दी। अब पुलिस के सामने शातिर कातिल के जुर्म के कच्चे चिट्ठे को पक्के सबूत में बदलने की चुनौती है, ताकि आफताब को उसके जघन्य अपराध की सजा और श्रद्धा को इंसाफ मिल सके। मुंबई से शिवानी मिश्रा, गौरव श्रीवास्तव और दिल्ली से प्रेरित कुमार के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नवभारत। आफताब ने 6 महीने पहले बड़े इत्मीनान से गुनाह किया और फिर फुल कॉन्फिडेंस से 6 महीने तक सबूतों को मिटाता रहा और आज भी वो पुलिस को लगातार घुमा रहा है। इसीलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। आफताब से सच उगलवाने के लिए अब उसके नार्को टेस्ट की तैयारी चल रही है। सवालों की वो तमाम लिस्ट तैयार की जा चुकी है जो आफताब के झूठ की पोल खोल देंगे। आइए आपको दिखाते हैं नार्को टेस्ट के संभावित सवालों के वो लिस्ट जिससे पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी होने का उम्मीद पाल बैठी। पैंतीस टुकड़ों वाले कातिल के चेहरे उतरने लगा है नकाब। श्रद्धा मर्डर केस का राज फाश होने वाला है, क्योंकि बॉयफ्रेंड से कसाई बने आफताब का होने वाला है सबसे बड़े सच से सीधा सामना। आफताब का होने वाला है नार्को टेस्ट,
जिसमें वो हर राज उगलने को मजबूर हो जाएगा। श्रद्धा के गुनाहगार आफ्ताब का हर पैतरा धरा रह जाएगा। 18 मई की उस रात दिल्ली के छतरपुर की गली नंबर 1 के हाउस नंबर 93 की पहली मंजिल पर क्या कुछ हुआ था? आफ्ताब ने कैसे 4 सालों में उसके साथ लिव इन रिलेशन में रही श्रद्धा को मौत के घाट उतारा था? श्रद्धा के कत्ल करने के बाद आफ्ताब ने क्या कुछ किया था? कैसे इंटरनेट सर्च करके लाश को डिस्पोज ऑफ करने का प्लान बनाया था? उसने अपने ही प्यार के 35 टुकड़े कैसे किए? कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? पहले हाथ काटा, पैर काटे या फिर सर? ये लव स्टोरी आखिर 4 साल के दौरान ही कैसे वो हॉरर स्टोरी बन गई जिसे सुनकर हर कोई कांप गया। जिस श्रद्धा ने उस पर खुद से ज्यादा भरोसा किया, आखिर उसके शरीर के टुकड़े करते वक्त आफ्ताब के दिल दिमाग में क्या चल रहा था? ऐसा करते वक्त उसके हाथ कांपे भी थे या नहीं? श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के बाद आफ्ताब ने हथियार कहां फेंका? श्रद्धा के सिर का क्या किया? उसने श्रद्धा के कत्ल का पहले से प्लान बनाया था या फिर ये सब एक झटके में हो गया? सवालों की लिस्ट लंबी है जिसका जवाब जानने के लिए पुलिस बेकरार है, क्योंकि अब तक आफ्ताब ने पुलिस को जो भी कहानियां सुनाई हैं उनमें कई झोल हैं। आफ्ताब बार बार अपने बयान भी बदल रहा है, लिहाजा उसके नार्को टेस्ट के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यानी अब आफ्ताब जो कुछ भी कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। झूठ अगर बोलेगा तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं जिसमें अगर झूठ बोल रहा है तो कुछ पैरामीटर्स जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्किन का टेम्परेचर ये बदल सकता है और इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बदल सकता है। अगेन वही हो गया कि इंसान अगर इतना एक्सपर्ट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसका जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो चेंज नहीं हो। जबकि नार्को टेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ सच्चाई ही बताएगा, ये किस चीज पे आधारित है इसको समझना पड़ेगा। श्रद्धा का कत्ल एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसके सबूत भी टुकड़े टुकड़े में बिखरे हुए हैं। इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ेगा सोमवार को होने वाला आफ्ताब का नार्को टेस्ट। आफ्ताब से पूछे जाने वाले सवालों की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक इसे 3 से 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले सेट में आफ्ताब और श्रद्धा के संबंधों के बारे में, उनकी पसंद और नापसंद के बारे में सवाल होंगे। दूसरे सेट में सवालों का फोकस सिर्फ और सिर्फ हत्या पर होगा, जिसमें मर्डर की प्लानिंग से लेकर लाश ठिकाने लगाने तक सवाल होंगे। तीसरे सेट में हत्या के बाद घटनाक्रम पर सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें सबूतों को मिटाने से संबंधित सवाल होंगे। दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए 40 सवालों की लिस्ट तैयार की है। सवालों की ये लिस्ट एक्सपर्ट्स की मदद से तैयार की गई है। जो संभावित सवाल क्या हो सकते हैं, अब इसे भी जान लीजिए। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से सवाल पूछा जा सकता है कि वो श्रद्धा से कब और कैसे मिला। पहली बार आफ्ताब ने श्रद्धा को कब प्रपोज किया? क्या उसने ही श्रद्धा की हत्या की? अगर ऐसा है तो क्यों की, कैसे की? श्रद्धा के शव के कितने टुकड़े किए? शव के टुकड़े कहां कहां फेंके? हत्या की प्लानिंग कब कहां की? श्रद्धा के साथ रिश्ते कैसे बिगड़ते चले गए? क्या श्रद्धा के साथ मारपीट होती थी? नार्को टेस्ट में पूछे गए इन सवालों का जवाब आफ्ताब आधी बेहोशी की हालत में देगा। उसका दिल दिमाग इस हालत में नहीं होगा कि वो किसी को बरगला सके। अभी तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि आफ्ताब इन सवालों की क्या जवाब देगा। मगर टाइम्स नाउ नव भारत की पड़ताल में जो खुलासा हुआ, उससे निकलकर सामने आया है कि आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। वो दोनों साल 2018 से एक दूसरे को जानते थे। आफ्ताब पहले ही ये कबूल कर चुका है कि 18 मई की रात उसी ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद नई आरी से उसके शरीर के करीब 35 टुकड़े किए।
जहां तक श्रद्धा और आफताब के रिश्तों का सवाल है तो टाइम्स नाउ नवभारत पर दोनों के कॉमन फ्रेंड ये बता चुके हैं कि आफताब और श्रद्धा की दोस्ती हुई, लेकिन इन संबंधों में हमेशा खटास रही और बात मारपीट पर भी आई। हमारी जो लेडी फ्रेंड है उनके थ्रू सुना था कि जो ये आफताब था वो उसके बॉडी पे सिगरेट बट्स को लाइट आउट करता था, तो ये मैंने सुना था। और उसके बाद हमने मतलब दोस्तों ने जो है वो आफताब को थ्रेटन भी किया कि हम पुलिस को बता देंगे ये बात अगर तुम ऐसे ही श्रद्धा को परेशान करते रहे तो। पर श्रद्धा ब्लैकमेल थी आफताब के थ्रू, बिकॉज ऑफ विच जो श्रद्धा थी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत करो। एंड हम भी ऐसे हो गए थे कि यार श्रद्धा सामने से बोल रही है, तो अगर हमने पुलिस में बोल दिया और उसने अगर कर गई तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। इस केस में पुलिस को सबसे ज्यादा तलाश उस हथियार की है जिससे श्रद्धा का कत्ल किया गया। आफताब इस पर भी कई बार बयान बदल चुका है, लिहाजा नार्को टेस्ट में पूछे जाने वाला ये अहम सवाल होगा। और कुछ और सवालों पर गौर कीजिए जो नार्को टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। आफताब से पूछा जा सकता है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार उसने कहां फेंका? क्या उसने मर्डर के लिए घर किराए पर लिया था? क्या उसने इस हत्याकांड के बारे में किसी को बताया था? क्या उसके परिवार को वारदात की जानकारी थी? मर्डर के बाद क्या आफताब दूसरी लड़कियों को घर लाया था? अभी तक की जो जांच हुई है उसमें कहीं न कहीं इस बात पर बल मिल रहा है कि आखिर आफताब ने महरौली में उस जगह को हुई क्यों रहने के लिए चुना जहां से जंगल 1-8 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां तक इस हत्याकांड के बारे में आफताब के परिवार वालों को पता लगने की बात है तो हम आपको बता दें कि श्रद्धा के कत्ल के बाद आफताब जब घर गया, जिसके बाद उसके परिवार ने ठिकाना बदल लिया था। श्रद्धा के दोस्तों का भी ये कहना है कि आफताब का परिवार इस पूरे केस में इन्वॉल्व है। इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना बहुत जरूरी है ताकि सच को सामने लाया जा सके। आफताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा। ये नार्को टेस्ट 3 दिन के अंदर करना होगा क्योंकि कोर्ट ने 17 नवंबर को 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट पूरा करने का आदेश दिया था। टेस्ट करने के लिए 1 से 2 दिन का समय लगेगा। अस्पताल और एफएसएल की टीम के 4 से 5 लोग इस टेस्ट के दौरान मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। नार्को टेस्ट में आफताब से क्या सवाल होंगे, ये टेस्ट कैसे होगा, ये सब कुछ देख लिया। अब आपको दिखाते हैं क्या नार्को टेस्ट में भी शातिर आफताब बच निकलेगा, वो फंसेगा या फिर बच निकलने में कामयाब होगा। रिपोर्टिंग। श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े करने वाले आफताब से 50 सवाल होंगे और फिर आफताब का हर वो झूठ बेपर्दा होगा जिसकी आड़ में वो दिल्ली पुलिस को कई दिनों से टहला रहा है। माना जाता है कि आधी बेहोशी की हालत में आफताब झूठ नहीं बोल पाएगा और सच सामने आ पाएगा। नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल टीम के मेंबरों का मौजूद रहना इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ बड़े क्लू इस केस में हाथ लग सकते हैं। कितना मुश्किल काम होगा मैम? इसके अंदर 6 महीने का वक्त ऑलरेडी गुजर चुका है, तो अभी बोन फ्रेगमेंट्स जो अभी हमें मिले इतने कंक्लूसिव नहीं है। इस केस में अभी भी काफी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिसिंग है, जैसे कि उसका स्कल मिसिंग है, उसका टीथ मिसिंग है, लॉन्ग बोन्स मिसिंग है। अगर हमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी क्रूशियल एविडेंस मिल पाता है तो हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा। नार्को टेस्ट एक जटिल टेस्ट है, यही कारण है कि इसमें 1-2 दिन लग जाते हैं। इस टेस्ट से पहले आफताब के तमाम मेडिकल चेकअप किए जाएंगे, उसके ब्लड प्रेशर और पल्स रेट की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। अगर सब कुछ सामान्य हुआ तो आफताब को एनेस्थीसिया भी दिया जाएगा। इसके बाद वो बेहोशी में चला जाएगा और फिर आधी बेहोशी में उससे मर्डर और उससे जुड़े सवाल किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और फिर उसी के बाद पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। 3rd डिग्री पुलिस इंट्रोगेशन से बेहतर मानवता के नाम पे ये नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग स्टडी हो सकती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिबेट हैं। इसमें
बेसिकली करते क्या है कि सोडियम पेंटोथेल, जिसको ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्ट करते हैं और अपराधी जो इनहिबिटेड माइंडसेट उसका चल रहा था, मानसिकता चल रहा था, बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी, अगर उससे ट्रुथ सीरम के अंदर इनहिबिशन खत्म होता है और साइकोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तीनों की टीम मौजूद होगी और इनके पूछे गए सवाल का वो विलफुली सही जवाब दे तो हो सकता है सच्चाई बता दे। आइए अब आपको तफसील से नार्को एनालिसिस की पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। दरअसल नार्को टेस्ट एक तरह का एनेस्थीसिया होता है जिसमें आरोपी न पूरी तरह होश में होता है और न ही बेहोश होता है। नार्को टेस्ट तभी किया जा सकता है जब उस आरोपी को इस बारे में पता हो और इसके लिए उसने हामी भरी हो। जहां तक आफताब का सवाल है तो उसने पहले ही इससे इनकार किया था, लेकिन कोर्ट के सामने उसने इसकी हामी भर दी। नार्को एनालिसिस टेस्ट तभी कराया जाता है जब आरोपी सच्चाई नहीं बता रहा हो या बताने में असमर्थ हो। नार्को टेस्ट में ट्रुथ ड्रग नाम की दवा दी जाती है जिससे सचेत दिमाग सुस्त हो जाता है। अपराधी की लॉजिकल स्किल कम हो जाती है। अपराधी सोच समझकर जवाब देने की हालत में नहीं रहता। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने टेस्ट होता है। स्क्रीन पर अपराध से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। वैज्ञानिक तौर पर इस टेस्ट के लिए सोडियम पेंटोथेल, स्कोपोलाइमन और सोडियम अमाइटल जैसी दवाएं दी जाती हैं। इस दौरान उस शख्स के नर्वस सिस्टम में दखल देकर उसकी हिचक कम की जाती है, जिससे उसकी चैतन्यता कम हो जाती है और वो नेचुरल तौर पर सच बोलने लगता है। नार्को टेस्ट जांच अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में किया जाता है। इस दौरान जांच अधिकारी आरोपी से सवाल पूछता है और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। हम आपको बता दें कि स्टाम्प घोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी और मुंबई पर हमला करने वाले आतंकी अजमल कसाब के नार्को टेस्ट से जांच को नई दिशा मिली थी। अब श्रद्धा मर्डर केस में भी इस टेस्ट से सबूत मिलने की उम्मीद है। दरअसल श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। मसलन दिल्ली के छतरपुर जंगल और मेहरौली जंगल में मिली हड्डियों का क्या राज है? क्या हड्डियां वाकई में किसी इंसान की हैं या फिर जानवर की? ये वो सवाल हैं जिनसे नार्को टेस्ट के बाद ही पर्दा हट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो नार्को टेस्ट क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ये आपने समझ लिया। श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस से सत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है और वो कैसे भी इस राज से पर्दा उठाने के लिए सारे सबूत जुटा भी रही है। इसी बाबत आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट होना है। नार्को टेस्ट में आफताब से क्या सवाल होंगे, वो फंसेगा या फिर लोगों की आशंका है कहीं वो बच तो नहीं निकलेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी उसके लिव इन पार्टनर आफताब का नार्को टेस्ट होगा। तो क्या ये शातिर सच ही उगलेगा? जिस क्रूर क्रिमिनल ने 6 महीने पहले श्रद्धा का मर्डर किया, शातिराना तरीके से शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया, सबूतों को मिटाया, क्या वो नार्को टेस्ट में अपना जुर्म कबूल कर लेगा? फिलहाल इसका इंतजार है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये जरूरी है कि आफताब नार्को टेस्ट के दौरान सच ही बोलेगा? और सच्चे सबूत के लिहाज से ये टेस्ट कितना भरोसेमंद है? क्या कोर्ट में भी नार्को टेस्ट का रिजल्ट टिकेगा? इन सवालों के जवाब के लिए हमने जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट, पूर्व पुलिस अधिकारी और सीनियर वकील से बात की। तो इन तीनों ने क्या कहा आपको सुनाएंगे। उससे पहले देश के कुछ बेहद मशहूर मुकदमों में नार्को टेस्ट के नतीजे क्या थे, उसे देख लीजिए। आरुषि मर्डर केस, तो सच ये है कि इस बहुचर्चित केस में नार्को टेस्ट के बाद भी सीबीआई को कुछ ठोस हाथ नहीं लग पाया। जांच एजेंसी ने 2000
में आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार समेत कुछ लोगों के नार्को टेस्ट किए। इससे पहले 2009 में तलवार दंपति के ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाला। इस बेहद चर्चित केस में आरोपी अब्दुल करीम तेलगी ने नार्को टेस्ट के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल का नाम लिया। दोनों पर पैसे लेने के आरोप लगाए, लेकिन ये नार्को टेस्ट अदालत में बेमतलब का साबित हुआ जब तेलगी ने सीजीएम के सामने न तो पवार का और न ही भुजबल का जिक्र किया। ये कोर्ट में मान्य बिल्कुल नहीं है। ये एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक सुविधाजनक टूल जिसे कहते हैं वो है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुलजिम इंटरोगेशन में झूठ बोल रहा था तो उसके नार्को एनालिसिस के बाद फिर उसको दोबारा से इंटरोगेट किया जाएगा, क्योंकि नार्को एनालिसिस में वो झूठ बात है वो सच्ची बात पता लगेगी उससे, तो फिर उसको कन्फ्रंट किया जाएगा, फिर वो सच्चाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो सुना आपने, नार्को टेस्ट अदालत में मान्य ही नहीं है। ऐसे में तो सवाल ये भी है कि क्या जरूरी है कि नार्को टेस्ट में आफताब सच ही बोलेगा, और अगर इस दौरान वो जुर्म कबूल करेगा तो अदालत में भी उस पर टिका रहेगा। इसे लेकर मेडिकल एक्सपर्ट की थ्योरी भी सुनिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सच ही बोलेगा, सच बोलेगा कि नहीं ये पकड़ना है। ये स्थिति तब बनती है जब इंसान नॉर्मल इंट्रोगेशन में कुछ नहीं बता रहा है, तो माना गया है कि थर्ड डिग्री पुलिस इंट्रोगेशन से बेहतर मानवता के नाम पे ये नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग स्टडी हो सकती है। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब जो कबूलेगा तो क्या वही अदालत में उसके गुनाह को साबित करने के लिए काफी होगा? इसे लेकर चर्चित वकील अश्वनी चौबे की दलील सुनिए। नार्को एनालिसिस टेस्ट कंक्लूसिव प्रूफ किसी भी क्राइम को प्रूफ करने के लिए अदालत की नजर में सफिशिएंट नहीं माना जाता जब तक कि उसके कोरोबोरेटिंग जो एविडेंसेस हैं, जो दूसरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एक दूसरे से मिलते हुए क्राइम की थ्योरी को प्रूव नहीं करें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र के केस में कहा कि किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता है नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ। तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। नार्को टेस्ट से पुलिस को भले ही जांच का कोई नया सिरा मिल जाए जो उसे तफ्तीश की मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन सिर्फ इस टेस्ट के भरोसे श्रद्धा के मुजरिम को फांसी के फंदे तक पहुंचाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आफताब के खिलाफ आक्रोश की आंधी है। उसे फांसी देने की मांग करते हुए मुंबई में वसई के स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट किया। दौरान चौराहे पर आफताब के पुत्र को फांसी दी गई। यहां आए लोगों ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ सरकार को कानून बनाना चाहिए। इस वक्त हम वसई में हैं और श्रद्धा को न्याय दिलाने की मांग और आफताब को फांसी देने की मांग को लेकर तमाम हिंदू संगठन इस वक्त वसई में प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, आफताब का पुतला बनाकर यहाँ पर उसको फांसी दी गई है बाकायदा, और तमाम जो संगठन और आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, और वो अगर आप देखें तो यहाँ पर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके की तस्वीर है वो दिखाती है कि लोगों में काफी आक्रोश जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है, और तमाम लोग जो हैं अलग अलग तरीके के बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर तस्वीरों में मौजूद हैं, और लव जिहाद के खिलाफ खास करके जो है कानून बनाने की मांग जो है वो की जा रही है। और जिस तरह की चर्चा छिड़ी है, जिस तरह का एक जघन्य हत्याकांड सामने आया, उसके बाद लोगों में जाहिर तौर पर आक्रोश भी है और नाराजगी भी है, और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह बहन बेटियों के साथ होगा तो ये बर्दाश्त के बाहर है। इस पर सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ध्यान देना जरूरी है। ये तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन और आपको नारेबाजी यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ संस्था के संस्थापक भी हैं, ऑर्गेनाइजर हैं। हाँ जी, इधर भी एक 15 महीने से इनका लड़की एक मुसलमान के साथ है, बिना शादी करके। बाली पुलिस चौकी में बार बार विनती करने के बाद प्रशासन को साथ नहीं दे रहा है। ये हमारा सामने लड़की का पिताजी है। अगर इनका लड़की इनको हवाला नहीं किया जाता है तो बजरंग दल इसके लिए आक्रामक रूप लेगा
और इसके ऊपर बाली पुलिस चौकी को घेरेगा भी। तो ये आपका सामने है, इनका 15 महीने से ये दर्द धक्का खा रहे, पुलिस इनको आजकल करके घुमा रहा है। क्या कहेंगे इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही है? सर, स्वास्थ्य सेवा संस्था इसका हमेशा विरोध करती है और करते रहेगी। और ये जो आफ्ताब नाम का आदमी है, ये इसने फेक एक आईडी बना के जो भी उसने वो लड़की को फंसाया और बुरी उसकी हालत करके छोड़ी है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कोई कानून बने कि जिसमें हिंदुओं को टारगेट न किया जाए। हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं लगातार आक्रोश और प्रदर्शन जो है लोगों के बीच में नजर आ रहा है। बाकायदा श्रद्धा की आत्मा की शांति और उसको न्याय दिलाने के लिए एक कैंडल मार्च जो है वो भी बाकायदा वसई इलाके में निकाला जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही कि लगातार इस मामले में सख्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाए। गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स 9 भारत, वसई।